देखिए अपन दूरियों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को अपन ने हल किया था जो कि वृद्ध दूरियों पर आधारित है। अब अपन कुछ आपकी जो एनसीईआरटी जो कि बुक है 11th की, उसके अंदर कुछ जो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इसके साथ साथ दूरियों के सूक्ष्म दूरियों पर आधारित उन क्वेश्चनों को भी अपन हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से क्या क्या दिए हुए हैं वो देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है जो कि एक आवर्धन पर आधारित है। पहले अपन क्वेश्चन लिखें फिर अपन डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि क्वेश्चनों के अंदर इनमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को अपन को जानना पड़ता है, उसके बाद फिर अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट थ्योरी पर क्वेश्चन हो ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। मनुष्य के बाल की मोटाई, मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई क्या करता है? मापता है। वह 20 बार प्रेक्षण करता है। वह 20 बार प्रेक्षण करता है। 20 बार वो प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। 3.5 mm है। mm यानी मिलीमीटर में है। बाल की औसत मोटाई 3.5 क्या है? mm है। तो ये पूछ रहे हैं बाल की मोटाई का अनुमान क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई यहां एक अपन छोटा सा एक पॉइंट अपन जान लें, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आवर्धन का मतलब क्या है? आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। आवर्धन से तात्पर्य होता है कि अपन किसी वस्तु को अगर उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं वस्तु का, तो वो प्रतिबिंब उस बिंब के सापेक्ष यानी वस्तु के सापेक्ष कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, उसी को अपन क्या कहते हैं? आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का जो अनुपात होता है वही कहलाता है आवर्धन। इसे अपन सामान्यतः रेखीय आवर्धन ही कहते हैं। अगर यही क्षेत्रफल के रूप में हो तो इसे अपन कहते हैं क्षेत्रीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन का स्क्वायर कहलाता है क्षेत्रीय आवर्धन। तो देखिए आवर्धन का मतलब मैंने क्या बताया कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात। अब आप देखें यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? 100 आवर्धन के, यानी कि m = 100। आवर्धन का कोई मात्रक होता नहीं है,
क्योंकि लंबाई बटे लंबाई समान राशियों का ये क्या है, अनुपात है। यानी हाइट अपोन में हाइट या लंबाई अपोन में लंबाई, तो समान राशियों का अनुपात होने की वजह से इसका कोई मात्रक होगा नहीं, ये मात्रकहीन राशि होगी। मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है, 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm आ रही है। 3.5 अगर mm आ रही है तो देखिए, यानी कि h डैश, यूँ कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई कह दूँ मैं इसे, जो उस सूक्ष्मदर्शी में दिखाई दे रही है वो एक तरह से इमेज है, तो वो कितनी है, 3.5 mm। 3.5 mm ये दी हुई है, और वास्तविक लंबाई मैंने क्या मान ली, h है। तो ध्यान रहे h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखो भाई, यहां मैं एक फॉर्मूला देता हूं, m इज इक्वल टू होता है h डैश अपोन में h, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई अपोन में ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंब की लंबाई। और m का मतलब है आवर्धन, यानी मैग्निफिकेशन। m से मतलब क्या है, आवर्धन। ये लो, इसे अपन कह सकते हैं मैग्निफिकेशन, या इसे आप कह सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर ये सिंपल सा अगर अपन ने फॉर्मूला देख लिया है, तो अब आप देखिए ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, h डैश अपोन में h पूछ रहा है कि वास्तविक क्या है, तो ये h डैश अपोन में m हो गया। h डैश मेरे पास है 3.5 mm और m दिया हुआ है मेरे पास 100, यानी आवर्धन का मान 100 दिया हुआ है। अब अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.035 mm, यानी बाल की मोटाई एक्चुअल में इतनी है। यहाँ ये अपन ने इसको ज्ञात कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रहे मैग्निफिकेशन अपने चैप्टर में कहीं नहीं था, परंतु उसका क्वेश्चन यहाँ था। तो अपन ने उस क्वेश्चन के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया कि मैग्निफिकेशन है क्या। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, लेकिन उस क्वेश्चन में ये चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीय आवर्धन की। क्षेत्रीय आवर्धन होता है रेखीय आवर्धन का वर्ग। तो देखिए उस क्वेश्चन को भी अपन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी मकान का फोटोग्राफ, किसी मकान का फोटोग्राफ, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, रखना सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं है केवल, यानी एरिया दिया हुआ है। किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है, स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। ये अपन को दे रखा है 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वो क्या करता है, घेरता है। किसी स्क्रीन पर, जो इसमें दे रखा है स्लाइड को किसी स्क्रीन पर, इसी स्लाइड को जो अपने बनाई है, स्लाइड को जो अपन को स्लाइड दी है, देखो स्लाइड को किसी स्क्रीन पर, स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखो यहां अपन को दे रखा है 35 mm स्लाइड पर इतना एरिया वो घेरता है चित्र उसका, और स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है। यहां तक अपन लिख लिया था। और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल
और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर मकान का 1.55 मीटर स्क्वायर है। तो यहां ये पूछ रहे हैं प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था, यूं कह सकते हैं प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, पूछ रहे हैं रेखीय आवर्धन क्या होगा, यानी क्षेत्रीय आवर्धन पता चल जाए तो रेखीय आवर्धन निकल जाएगा। वही तरीका क्षेत्रीय आवर्धन के लिए क्या होगा कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे में बिंब का क्षेत्रफल, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि देखो क्षेत्रीय आवर्धन m = प्रतिबिंब का क्षेत्रफल a डैश मान लेता हूँ बटे में बिंब का क्षेत्रफल में क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्षेत्रीय आवर्धन निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है भाई, क्षेत्रफल के रूप में दिया हुआ है प्रतिबिंब और बिंब दोनों के लिए। तो देखिए भाई, प्रतिबिंब कितना दिख रहा है मुझे इस पे 1.55 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1.55 मीटर स्क्वायर, ये लो। फिर यहाँ वहाँ था कितना स्थान घेर रहा था वो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ यूनिट का फर्क है, यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी या तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करें अथवा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। नॉर्मली अपन सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1.75। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कैसे होते हैं गौर कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 10⁻2 का स्क्वायर, यानी 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये दोनों अपने पास वैल्यूज आ गई। अब जब अपन इसे सोल्व करते हैं तो देखो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये वैल्यू आई है मेरे पास 8.857 इंटू 10⁻3। ये मेरे पास आ गया है m के साथ में इसके अंदर a लिख देता हूँ, यानी मैग्निफिकेशन किसके लिए, एरिया के लिए। ये अगर मेरे पास आ रहा है और मैग्निफिकेशन का आपको पता है कि मात्रक इसका होगा नहीं। अब ध्यान रहे ये कैसा आवर्धन आया है, क्षेत्रीय आवर्धन आया है भाई मेरे पास। अगर ये क्षेत्रीय आवर्धन आया है तो इस क्षेत्रीय आवर्धन का मुझे निकालना है रेखीय आवर्धन, यानी कि ml, और ये होता है ma का रूट, यानी रेखीय आवर्धन होता है क्षेत्रीय आवर्धन का वर्गमूल, या यूँ कह सकते हैं क्षेत्रीय आवर्धन होता है रेखीय आवर्धन का स्क्वायर, यानी उसका वर्ग। तो अब देखिए आप इसमें मान रखिए, इसका रूट निकाल दीजिए। जो वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू आई है 8.857 इंटू 10⁻3। अब इसे अपन सोल्व करें तो देखिए पावर 3, यानी कि ये हो गया है 885.7। 885.7 का अब आप रूट निकालिएगा तो ये आएगा 94.1 यूनिट इसकी होगी नहीं, मात्रहीन राशि है। तो यहाँ अपने पास ये 2 क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए जो कि सिंपल से क्वेश्चन थे आवर्धन पर आधारित। अब अपन सूक्ष्म दूरी पर आधारित 2 क्वेश्चनों को और अपन सोल्व करेंगे। देखिए भाई वो 2 क्वेश्चन क्या हैं।
देखिए इन क्वेश्चनों को हल करने से ही आपके फिजिक्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों का अभ्यास अवश्य करते रहें, इनसे भगे नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन हल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का आमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम है, यानी हाइड्रोजन परमाणु की साइज या यूं कह सकते हैं उसके लिए जो त्रिज्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु का आमाप, ये अपन भाई अपनी जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की जो बुक है उस बुक के अनसोल्ड क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु का आमाप यानी उसकी साइज लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम में कह रहे हैं। आमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ये उसकी साइज इसने दे दी है। वैसे आपको बता दें, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे कि हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा की त्रिज्या होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसे अपन बोर त्रिज्या भी कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का आमाप लगभग 0.5 क्या है, एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणुओं के एक मोल का हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के एक मोल का मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा। हाइड्रोजन परमाणुओं के एक मोल का मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा, कुल आणविक आयतन कितना होगा, ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है। देखिए भाई यहां ध्यान रखना कि एक मोल, ये केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन अपने फिजिक्स में भी काम आ रहा है। एक मोल का मतलब होता है उसमें परमाणु या अणुओं की जो संख्या होती है एक मोल के अंदर, वो होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। ये अपन ने जब एक मोल की परिभाषा पढ़ी थी तब अपन ने बात लिखी भी थी, वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा थी वहाँ उसी पर बेस एक तरह से क्वेश्चन है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब देखो भाई इसने एक परमाणु का साइज दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी उसकी त्रिज्या दे दी है। अर्थात में एक परमाणु का आयतन निकाल करके उससे अगर मैं अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा कुल आणविक आयतन, क्योंकि इसने क्या कहा है, एक मोल का मीटर क्यूब में कुल आयतन निकालना है अपन को। अब एक मोल का मतलब कितने परमाणु हो गए, अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो गए, इसलिए कुल आयतन क्या हो जाएगा, एक का आयतन इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो अपन यूं कह सकते हैं, देखो चूंकि एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के तुल्य परमाणु या अणु या आयन
होते हैं, चूंकि एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एवं एक परमाणु का आयतन इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, चूंकि एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के तुल्य क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ये अपन को परमाणु से मतलब होते हैं। एवं एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर उसका आमाप है, या यूं कह सकते हैं उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो देखो, इसलिए कुल आणविक आयतन, इसलिए एक मोल का कुल आणविक आयतन इजिकल टू अवोगाद्रो संख्या इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, ये लीजिए। इसलिए एक मोल का कुल आणविक आयतन इजिकल टू Na का मतलब है अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखिए ये वैल्यू अब कितनी आएगी, Na 6.023 10⁻23, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया हुआ है आपको भाई, गौर कीजिएगा, आर कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो देखो इस एंगस्ट्रॉम को आंसर किस रूप में पूछ रहे हैं भाई, मीटर क्यूब में, यानी कि मुझे इस एंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, 10⁻³ तो ध्यान रहे एक एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻−10 से गुणा और कर दिया, ऊपर इसके ऊपर यहाँ आर में क्या है, क्यूब है। अब इसकी आपको केवल कैलकुलेशन मात्र करनी है। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। इतना आयतन एक मोल हाइड्रोजन के लिए अपने पास आ गया है। तो देखो यहाँ अपने पास एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया है। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वो क्वेश्चन है क्या। देखो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बहस है। अगर ये क्वेश्चन आपने अभ्यास में ले लिया है, आपको अगर ये समझ में आ जाए कि एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, तो ध्यान रखना एक मोल के अंदर अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो अगला क्वेश्चन भी अपने लिए हल करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। देखिए भाई अगले क्वेश्चन के अंदर क्या और कैसे है वो चीज़ देखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार की वैल्यूज़ अपने पास दी गई हैं जिनको कि अपन अब सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखें। उस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है भाई अपने पास। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं किसी आदर्श गैस का एक मोल STP पर, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक दाब ताप। तो अपन ये कह सकते हैं किसी आदर्श गैस
किसी आदर्श गैस का 1 मोल किसी आदर्श गैस का 1 मोल एसटीपी पर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप दाब, चलो शॉर्ट में पहली बार लिख रहे हैं तो लिख देते हैं मानक ताप दाब, किसी आदर्श गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर। ध्यान रखना 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, और परमाणु या अणुओं की संख्या 1 मोल में होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और द्रव्यमान ग्राम का अणुभार के बराबर हो जाता है 1 मोल होने पर। ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो देखिए किसी आदर्श गैस का 1 मोल पर 22.4 लीटर आयतन होता, किसी आदर्श गैस का 1 मोल, किसी आदर्श गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। किसी आदर्श गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन, क्वेश्चन में कह रहे हैं हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन और उसके 1 मोल के परमाणुविक आयतन का अनुपात क्या है। तो देखो इसी को क्वेश्चन के 2 भाग हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट की अगर अपन बात करें तो उसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन, क्या कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन, हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणुविक आयतन, तथा उसके 1 मोल के परमाणुविक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणुविक आयतन का अनुपात क्या है। पहले तो ये पूछ रहे हैं और यही इसका मेन क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन हो गए भैया अपना आप में। सेकंड पार्ट एक तो ये पूछ लिया यह अनुपात इतना अधिक क्यों है, सेकंड ये पूछ रहे हैं यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। ये अपने पास 2 चीजें इन्होंने इसमें पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन के ग्राम अणु का आयतन और उसके 1 मोल के परमाणु का आयतन क्या है। दूसरा पूछ रहे हैं ये अनुपात इतना अधिक क्यों है, और अपन को दे रखा है कि हाइड्रोजन के अणु की जो माप है 1 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए। ये क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन के अणु की माप, हाइड्रोजन के अणु की माप 1 एंगस्ट्रॉम मान लीजिए, यानी कि उसकी साइज को 1 एंगस्ट्रॉम लेते हुए अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए भाई क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। किसी आदर्श गैस का 1 मोल पर 22.4 लीटर आयतन है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए इस आयतन को लीटर को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं। 1 लीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो एक तो उसमें वहाँ चेंज करेंगे। फिर सबसे पहले ज्ञात करना है आपको हाइड्रोजन के ग्राम अणु आयतन और उसके 1 मोल के परमाणुविक आयतन। तो पहले तो ग्राम अणु आयतन तो दे ही रखा है, 22.4 लीटर दिया हुआ है, जिसको कि मीटर क्यूब में चेंज करेंगे अपन मात्र। लेकिन उसके 1 मोल के परमाणुओं का आयतन भी निकालना है, कब, जबकि उसकी जो त्रिज्या की साइज दे रखी है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। बस यही अपन को क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो हाइड्रोजन अणुओं के 1 मोल का आयतन निकाल लें अपन, जैसा पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। हाइड्रोजन अणुओं के 1 मोल का आयतन,
हाइड्रोजन अणुओं के 1 मोल का आयतन, ये होगा वही सिंपल सा फॉर्मूला अवोगाद्रो संख्या, क्योंकि 1 मोल के अंदर कितने परमाणु होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और 1 का आयतन कितना होगा, 1 परमाणु का 4/3 पाई आर का क्यूब। 1 परमाणु का आयतन इतना है तो उसमें कितने परमाणु होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे, तो इससे अपन इसे गुणा कर दीजिए। ये लीजिए, अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 10⁻23। फिर आ जाए, ये है 4/3, पाई की वैल्यू 3.14। आर इसने साफ कहा है 1 एंगस्ट्रॉम ले लीजिए साइज। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर, और ये इसके ऊपर क्यूब। अब आप इसे सोल्व कीजिए। अब आप इसे जब हल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो आती है वो वैल्यू आपके पास आएगी 25.2 गुणा 10⁻7। 25.2 गुणा 10⁻7 मीटर क्यूब। ध्यान रहे ये आयतन मेरे पास मीटर क्यूब में है। अब मेरे को इसमें एक आयतन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसटीपी पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी मानक ताप और दाब पर। वो दे रखा है आयतन एसटीपी पर, हाइड्रोजन गैस के ग्राम अणु का आयतन एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के ग्राम अणुक, एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के ग्राम अणुक का आयतन, ग्राम अणुक का आयतन, ये आपको दिया हुआ है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, या 22.4 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आयतन अपन को दिया हुआ है। अब देखिएगा पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने पूछा है हाइड्रोजन के ग्राम अणु का आयतन, हाइड्रोजन के ग्राम अणु का आयतन यानी ये वाला आयतन, और 1 मोल के परमाणुिक आयतन यानी ये वाले आयतन, इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो देखो इसलिए गैस का आयतन बटे में अणुओं का आयतन, यूं कह सकते हैं, इसलिए गैस का आयतन बटे में अणुओं का आयतन। अब देखिए गैस का आयतन कितना है मेरे पास, 22.4 गुणा 10⁻³ और अणुओं का आयतन है मेरे पास 25.2 गुणा 10⁻7। अब इस अनुपात को जब अपन हल करेंगे तो ये आता है रेशियो 8.9 इंटू 10⁻3। ये लो भाई, ये पहला एक आंसर तो ये अपने पास आ गया। फिर इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट ये पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये अनुपात इतना अधिक क्यों है। तो देखो ध्यान रहे, गैस के अंदर अणुओं के बीच स्पेस ज़्यादा है, यानी अणु क्या है, दूर दूर है। अणु अगर दूर दूर हैं तो आयतन भी क्या आएगा, उसका ज़्यादा आएगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं गैस में अंतराण्विक दूरियां हैं जो अणुओं के माप के सापेक्ष क्या है, बहुत अधिक है। तो सेकंड क्वेश्चन का कारण का आंसर अपन दे सकते हैं, गैस में अंतराण्विक दूरियां हैं, गैस में अंतराण्विक दूरियां हैं जो अणुओं के माप के सापेक्ष क्या है, बहुत अधिक है। ये यूँ कह सकते हैं जो अणुओं के आमाप के सापेक्ष बहुत अधिक है, के सापेक्ष क्या है, बहुत अधिक है।
इसलिए यह अनुपात इतना अधिक है। यहाँ देखो अपन ने दूरियों संबंधी जो क्वेश्चन थे अपनी जो बुक के थे अनसोल्व क्वेश्चन वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन इसमें बातें करेंगे द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान संबंधी जो कॉन्सेप्ट है उसे अपन अब पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संबंधी क्या क्या है, द्रव्यमान किसे कहते हैं, उसका मापन क्या क्या स्रोत है, किस तरह से मापते हैं, फिर उस पर आधारित क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे।